भारतीय सिनेमा की भव्यता, इतिहास और संस्कृति को दुनिया के सामने बड़े पर्दे पर लाने वाले ऐसे फिल्मकार जिनकी फिल्मों में भारतीय मिट्टी, संस्कृति और कहानियां वैश्विक पहचान बन जाती है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं विख्यात फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर जी का। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। थैंक यू। सबसे पहले इस वक्त ये जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्मों के जरिए हमने देखा कि भारत के इतिहास और संस्कृति को और अनकही कहानियों को वैश्विक पहचान मिली। आज आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्टोरी टेलिंग को किस नजर से देख रहे हैं या दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? मुझे लगता है कि अभी का जो अपना दौर है, हर अपने जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अभी मिट्टियों की कहानी से बहुत प्रेरित हैं। अपनी संस्कृति की कहानियाँ, अपनी माइथोलॉजीज, अपना जो लिटरेचर है, उनका फोकस बहुत नेचुरली वहाँ पे अब हो गया है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन सिनेमा, क्योंकि उसमें एक अनगिनत ऐसी कहानियाँ जो कभी बताई नहीं गई हैं। एंड मुझे लगता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अब उन कहानियों को आना बहुत ज़रूरी है। और अब इफ़ी के ज़रिए अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट उसमें करके उसको थोड़ा सा मैं और अगर आगे कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ, तो आई थिंक आई फील सक्सेसफुल इन टेकिंग आउट दिस ईयर्स इफ़ी। बिल्कुल। 57वें इफ्फी के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में एक नई भागीदारी के साथ, एक नई जिम्मेदारी के साथ आशुतोष गोवारिकर इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, इफ्फी 2026 यानी कि 57वें इफ्फी को लेकर आपका विजन क्या है या आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? किस तरह से हम भविष्य में एक ग्लोबल कोलैबोरेशन के रूप में, एक और मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में इसको विजन कर सकते हैं? पहले तो मेरा फोकस जो है, हमारी सेक्शंस बहुत सक्षम है, जितने सेक्शंस अभी एग्जिस्टिंग सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्री पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये एक बहुत ही इसको प्रोमिनेंस नहीं मिला है हमारे देश में। है बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हम बनाते हैं, लेकिन लोगों में इतनी रुचि पैदा हो गई अभी, खास करके अपना जो नया जनरेशन है, ये डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखते हैं, तो उस पर मुझे फोकस करना है। नए फिल्म मेकर्स पे मुझे फोकस करना है कि नए फिल्म मेकर्स क्या होता है कि अपनी अपनी नई आइडिया ले आते हैं। अगर आप जितने अपनी फिल्म स्कूल्स हैं उसमें के जो स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा फिल्म बनाते हैं, वो डिप्लोमा फिल्म भी अगर आप देखेंगे तो कमाल की डिप्लोमा फिल्म्स हैं। तो देयर इज सो मच टैलेंट दैट इज वेटिंग टू जस्ट लॉन्च देमसेल्व्स। मुझे लगता है इफ़ी के थ्रू इस साल इस अगर कैटेगरी पे हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम दुनिया में जो बाकी के फेस्टिवल्स में हो रहा है या फेस्टिवल्स नहीं, उनके देशों में जो फिल्में बन रही हैं, उसके साथ हम एक हमारा प्राइड ऑफ प्लेस ले सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो माय फोकस इज यंगर फिल्म मेकर्स एंड डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म्स। हाल के वर्षों में हमने देखा कि एक रीजनल सिनेमा का बहुत उदय हुआ है, और रीजनल सिनेमा को यानी कि भारत की जो क्षेत्रीय कहानियां हैं उनको हम आज भारतीय सिनेमा के रूप में देख रहे हैं वैश्विक मंच पर। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं आप कि आने वाला दशक इन हमारे देश के सुदूरवर्ती इलाकों से आई इन अनकही कहानियों का होने वाला है? दे आर रियली गुड। नो, एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो कहा अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले रीजनल स्टार्स पहले पैन इंडिया हो रहे थे, जैसे कि रजनी सर हैं, कमल सर हैं, कितने सारे पंजाबी स्टार्स भी हिंदी सिनेमा में आए। सो देयर वाज ओनली स्टारडम दैट वाज कमिंग इन। अब क्या हुआ है कि फिल्में भी बड़े प्रमाण में मिलने लग गई हैं जो नेशनल पैन हो रही है। लेकिन अगर आप रियली मुझे अगर पूछेंगे कि पहली फिल्म कौन सी थी जो पैन इंडिया हुई रीजनल, तो मेरे हिसाब से मणि सर की फिल्म थी रोजा। That was the first film that really traveled all across and became very, very popular as a film, as cinema. And सारे देश का एक ध्यान तमिल सिनेमा की तरफ उस टाइम मुड़ा था कि ये क्या फिल्म बनी और ये फिल्म मेकर कौन है। तो अब हर साल नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एवरी डिफरेंट स्टेट हैज़ गॉट इट्स ओन पावरफुल सिनेमा जो भी भारत के दूसरे लोग भी देख रहे हैं। तो इस पे भी हमें फोकस करना है इफ़ी के थ्रू। पैन इंडिया सिनेमा का ये जो नया एक शब्द इस वक्त निकला है, और हम काफी कोलैबोरेशंस देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस नहीं, ये नॉर्थ और साउथ का।
हिंदी सिनेमा का और दक्षिण सिनेमा का आज हम देख रहे हैं आई मेट चिदम्बरम द डायरेक्टर ऑफ मंजूमल बॉयज, उन्होंने कहा अगली फिल्म ऋतिक रोशन के साथ हो सकती है। तो जो इस तरह का एक ये जो हम संगम देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं एक फिल्म मेकर के नजरिए से कि आज करण जौहर ऑन बोर्ड आए बाहुबली के लिए, तो बेहतर रीच के लिए दर्शकों का तो बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन ये जो पैन इंडिया कॉन्सेप्ट है इसको लेकर आपकी क्या सोच है? नहीं, पैन इंडिया ऐसा मुझे लगता है कि जो भी फिल्म अपने देश में, जो भी फिल्म हिंदी फिल्म जब उड़ीसा में पसंद आती है तो वो क्रॉसओवर हो गई है। तो क्रॉसओवर इज अ वेरी नाउ बैडली यूज्ड टर्म। क्रॉसओवर इज, अगर जैसे लगान जब हमने बनाई थी और जब वो जर्मनी में पसंद आ गई लोगों को, तो वो जर्मनी में क्रॉसओवर हो गई। लेकिन मुझे तो लगता है कि लगान जब नॉर्थ ईस्ट में पसंद आई हमारे देश में, तो मुझे लगा वो क्रॉसओवर हो गई है। यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू, व्हाट इज योर मार्केट, आपका स्ट्रैटेजी आपने क्या की है, क्या आप फोकस क्या कर रहे हैं उस पर। जितना इंटरेस्ट मुझे है रामचरण के साथ काम करने के लिए, या सूर्या के साथ काम करने के लिए, या रजनी सर के साथ करने के लिए, उतना ही उनका भी है दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने के, दूसरे एक्टर्स के साथ काम करने के लिए। पहले वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑडियंसेस श्योर नहीं थी कि हम एक जो हमारा हिंदी भाषीय हीरो है उसको छोड़ के हम एक दूसरे हीरो की फिल्म को क्यों देखें। अब रुचि पैदा हो गई है, एक फैन बेस क्रिएट हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा कि फाइनली यू विल हैव, इट विल नॉट मैटर टू अस कि कौन से स्टेट की फिल्म है। मैटर हमें सिर्फ ये होगा कि क्या इसकी स्क्रिप्ट आइडिया, क्या इसका जो एक फोकस है, क्या वो अपील कर रहा है टू अ नेशन। आई थिंक दैट इज फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और बॉक्स ऑफिस नंबर्स इसमें एक अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि आज तो हम 500 करोड़ 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ। आज हम ओवरसीज मार्केट को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। होता है, लेकिन वो भी एक ऐसी बात है ना जो थोड़ी सी मिसयूज हो रही है। मुझे लगता है कि जो भी प्रोड्यूसर जितना पैसा डालता है उसका उतना पैसा वापस आना ज़रूरी है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट उसका आ जाए, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। ये अगर हो गया तो हम और फिल्में बना सकते हैं। क्या कॉस्ट में फिल्म बन रही है इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उस फिल्म की रिकवरी हुई कि नहीं, उस फिल्म का बिजनेस कितना हुआ, और वो प्रोड्यूसर को कितना उसने फायदे में रखा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो अगर सक्सेसफुल होगी तो ही वो प्रोड्यूसर भी अगली फिल्म बनाएगा। नहीं तो समटाइम्स हम नंबर्स में खो जाते हैं, एंड कंपटीशन सा हो जाता है कि क्या मेरी फिल्म सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म है या साउथ की पिक्चर सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म है। आई थिंक उसमें हमें मतलब कम्पिटिटिवनेस नहीं रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों और अवार्ड फंक्शंस में भारत की व्यापक हम भागीदारी इस वक्त देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज हम देख रहे हैं दुनिया के हर कोने में मौजूद फिल्म अवार्ड फंक्शंस में, ऑस्कर्स की रेस में, गोल्डन ग्लोब और इन फिल्म फेस्टिवल्स में भारत की मौजूदगी हम दर्ज करा रहे हैं। क्या एक ऐसी चीज है जो भारत की स्टोरी टेलिंग को लेकर ग्लोबल सिनेमा को या विश्व को काफी पसंद आ रही है, दिल छू रही है? जैसे कि मैंने पहले कहा, कहानी जब आपकी ओरिजिनल है, अगर आपकी यूनिक है, यानी जब आप कहानी चुनते हैं, अगर वो यूनिक है, यूनिक मतलब क्या कि और कोई ये कहानी नहीं कहने वाला। ये कहानी जो मुझे मिली है ये सिर्फ मैं जानता हूं, और मैं ये शेयर करना चाहता हूं लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ। जो फिल्म मेकर्स अभी इतना इंटरनेशनल उनको एक ये मिल रहा है, वो चाहे नीरज घेवान हो या अपने चिदम्बरम हो, या आज जिनकी अपनी पायल है, आप अगर एक कॉमनैलिटी में देखें तो हर फिल्म स्पेशल है, वो कहानी स्पेशल है, वो कहानी ओरिजिनल है, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो वो स्पेशल होने के कारण उसका एक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑडियंसेस हमारी तरफ देखती है और इन फिल्मों को देखती है, तो उनको लगता है कि ये कुछ खास है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो अलग किस्म का है, चाहे प्योरली इंडियन इन नेचर हो। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड विद फिल्म मेकर्स, टू ट्राई एंड क्या कहानी ओरिजिनल ढूंढिए जो किसी और ने नहीं किया।
भारत से ऑस्कर्स तक का आप सफर तय कर चुके हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अब आप डायरेक्टर हैं, लेकिन एक अंदर आपके जो छुपा है डायरेक्टर, वो इस वक्त क्या सोच रहा है? कौन सी कहानी को लेकर बहुत एक्साइटेड है और सोच रहा है कि बड़े पर्दे पर फिर धमाल मचाऊं? मेरी 2 स्क्रिप्ट्स रेडी हैं, कास्टिंग फेज में हैं। एक्चुअली कास्टिंग फेज में काफ़ी समय से हैं बिकॉज थोड़ी मुश्किल है उनको कास्ट करना। लेकिन उसके साथ साथ 57 में जो इफ़ी में मुझे जो मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस डॉक्यूमेंट्रीज़ पे मुझे करना है, उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत पसंद है और मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास जितने यंग स्टूडेंट्स, यंग फिल्म मेकर्स मुझे मिलते हैं, ऑडियंसेस में जिनसे मिलता हूँ, everyone has seen some documentary or the other on platforms, on YouTube and wherever. मैं एक डॉक्यू सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम टेम्पल रेडर्स है। ये 4 पार्ट डॉक्यू सीरीज़ है जो मैं राघव खन्ना के साथ बना रहा हूँ और ट्यूलिप एंटरटेनमेंट के साथ। और ये फोकस करता है कि हमारे देश में हर साल करीबन 1200 मूर्तियाँ आज भी मंदिरों से चुराई जाती हैं। वो कौन चोरी करता है, वो किस तरह से फॉरेन शोर्स पे जाती हैं, म्यूजियम्स में जाती हैं, प्राइवेट कलेक्टर्स जो होते हैं उनके घरों में कैसे पहुंच जाती है, वो एक्सप्लोरेटिव काइंड ऑफ फॉर्मेट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज कर रहा हूँ 4 एपिसोड्स की। इट्स कॉल्ड टेम्पल रीडर्स। सो दैट इज समथिंग दैट इज राइट नाउ पोस्ट में है मेरा। ग्रेट। आपने इतना लंबा समय भारतीय सिनेमा में बिताया है, किस तरह से देखते हैं इस वक्त? हमने बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करी, फाइनेंसेस आपको जुटाने हैं, लेकिन अब जिस तरह का हम इस वक्त अवसर देख रहे हैं, भारत ने सबसे पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट को होस्ट किया, एआई समिट को होस्ट किया, युवाओं पर फोकस आपका है इफ़ी में, युवाओं पर आज फोकस भारतीय सिनेमा भी कर रहा है कि कैसे देख रहे हैं इस ऑरेंज इकोनॉमी के उदय को और कंटेंट को लेकर जो इस वक्त असीमित अवसर हमारे पास है। आपकी स्क्रीन छोटी हो गई है लेकिन कंटेंट बड़ा हो गया है, तो ये आपके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। एब्सोल्युटली विन विन है और मुझे लगता है बहुत ही शक्तिशाली योजनाएं जो गवर्नमेंट ने की हैं वेव्स के माध्यम से, वेव्स फिल्म बाजार के माध्यम से। मुझे लगता है उसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ बीन क्रिएटेड फॉर अस, फॉर ऑल आवर टैलेंट across all languages, across all the different professionals. तो इसका फ़ायदा ऑलरेडी हमें दिखने लग गया है देश में। ये इंटरनेशनल स्तर पे बहुत बड़ी तरीके से एक्सप्लोर होने वाला है within the next 2 years I feel। आपने बतौर अभिनेता शुरुआत की थी और हमने काफ़ी फिल्मों में आपको देखा और अब एक बार फिर आपके बहुत ही इंटेंस अवतार में हम आपको देख रहे हैं। एक तो मज़ा कितना आ रहा है कि एज एन एक्टर आपके लिए रोल लिखा जा रहा है, इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। बिल्कुल, एक्चुअली एक्टिंग मेरा पहला नशा है, लेकिन डायरेक्शन को एक्सप्लोर करने के बाद, डायरेक्शन को डिस्कवर करने के बाद कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा पूरा समय डायरेक्शन में चला गया। लेकिन बीच बीच में जब भी मुझे कुछ अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो मैं समय निकाल के वो करता हूँ जिनको मैं लगता हूँ कि मैं जस्टिस कर सकूँ। तो अब हाल ही में मेरी एक 22 मई को एक फिल्म रिलीज हो रही है प्राइम पे, जिसका नाम है सिस्टम। ये अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म है जिनके साथ काम करने में मुझे बेहद मजा आया। और अश्विनी अय्यर ने भी थोड़े समय के बाद यहाँ पर वो आई हैं और उन्होंने आपको चुना और इस थीम को चुना। बिल्कुल बिल्कुल, ये हरमन बवेजा ने प्रोड्यूस किए, जिन्होंने मेरे साथ मेरी वॉचर राशि में वो हीरो रह चुके हैं। जी जी जी। अश्विनी के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत अलग अलग किस्म की फिल्में वो कर रही हैं। बरेली की बर्फी भी कर रही है, नील बटे सन्नाटा भी करती है और अब सिस्टम पंगा भी की उन्होंने। तो आई फाइंड हर टू बी अ वेरी प्रोलिफिक डायरेक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। और ये कोर्टरूम ड्रामा है, ये किरदार मैंने कभी प्ले नहीं किया है, एक वकील का, और उसमें एक नेगेटिव शेड भी है, स्लाइट नेगेटिव शेड है, और मैं नहीं कह सकता, 22 मई को आपको देखना पड़ेगा। बट सोनाक्षी और ज्योतिका के साथ भी काम करने में बहुत मजा आया। लेकिन आपने अश्विनी अय्यर का जिक्र किया, तो उनकी फिल्मों में महिला किरदार जो होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसमें भी सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका, बिल्कुल, इन 2 पावर पैक्ड विमेन कैरेक्टर्स के बीच में आप किस तरह से अपनी जगह बना रहे हैं? नहीं, मैं कुछ जगह बना एक्स्ट्रा मुझे करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज अश्विनी ने ऑलरेडी, और राइटर्स जो हैं हरमन और अरुण सुकुमार, उन्होंने वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट लेवल पे पूरा उसका एक बैलेंस बना लिया है। मैं सिर्फ इसमें आके एक एक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ, और आई होप दैट ऑडियंसेस लाइक द फिल्म। आई एम श्योर दे विल एक्चुअली।
चलते चलते हम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं आज दुनिया के सामने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत आप क्या मानते हैं? अपना कल्चर, representation of our culture, of our literature and our soft power. जो हमारा सॉफ्ट पावर हम अभी फिल्मों के माध्यम से जो जब लाना शुरू करेंगे, जो हमने शुरू किया है ऑलरेडी, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। नॉट ओनली फॉर अ ग्लोबल, अपना जो एक प्रतिमा जो अपनी बनेगी वो तो है ही, लेकिन फिल्म मेकर्स के लिए भी, क्रिएटिविटी के लिए भी। मैं सिर्फ फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑथर्स की बात कर रहा हूँ, बुक्स की बात कर रहा हूँ, इन एवरी परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन एवरी फॉर्म वी आर नाउ promoting soft power. That is very important. बिल्कुल, भारतीय सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी जगह बना रहा है। आखिरी सवाल, इफ्फी 2026 यानी कि 57वें इफ्फी को लेकर एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा विजन जो आपको लगता है कि अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार इफ्फी एक और पायदानों पर जाएगा। हाँ, युवा सिनेमा, मैं कहूँगा युवा सिनेमा फोकस रहेगा हमारा, और वही हमको एक इंटरनेशनल स्तर पे आगे लेके जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आशुतोष जी। तो भारतीय सिनेमा की जड़ों से जुड़ी कहानियों को वैश्विक मंच पर लाने के बाद लगातार जिस तरह से आशुतोष गोवारिकर अब अपने इस विजन के साथ यानी कि भारत की युवा शक्ति और युवा जोश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यकीनन भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का 57वां अंक बेहद यादगार होने जा रहा है। ये यकीनन एक बेहद यादगार पल था जब कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट पर वृंदावन की भक्ति, कृष्ण प्रेम और भारत की संस्कृति नजर आई। मेरे साथ एक ऐसी कलाकार जिन्होंने कान के रेड कार्पेट पर दुनिया भर के फैशन हाउसेस को साथ में रखते, उनको ताक पे रखते हुए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को पेश किया। बहुत बहुत स्वागत है आती ही हमारा डी न्यूज पर हमसे बात करने के लिए। यकीनन व्हाट अ मोमेंट, एक ऐसा पल था शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किस तरह से आप देखती हैं कि कान के रेड कार्पेट पर कृष्ण प्रेम को इस तरह से प्रस्तुत करना, भारत की संस्कृति को और सनातन धर्म को प्रस्तुत करना, कैसे आपने निश्चय किया कि ऐसा कुछ करना है मुझे? मैं ना बचपन से जब अपना करियर शुरू करी थी तब मुझे यही रियलाइज हुआ, ठाकुर जी आप जो भी करवा रहे हो सब आप ही को अर्पित करूंगी मैं, कृष्णाय अर्पणमस्तु। इसीलिए कैंस का रेड कार्पेट उन्होंने दिलाया, बुलाया भी कैंस को, कैंस में उन्होंने ही। तो अब बस यही कोशिश है कि जहां भी ठाकुर जी मेरे को लेकर जा रहे हैं वहां पे हरि नाम हो, हरि नाम का प्रचार हो, ठाकुर जी के गुण गाए जाएं, सनातन धर्म का प्रचार हो और भारत देश का सनातन धर्म से परचम और भी ज्यादा ऊंचा लहराए, और यही कोशिश थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपना जपमाला लेकर चलती हूँ, बट मुझे रेड कार्पेट पर याद आया कि अरे मेरे पास तो भगवत गीता भी है, एंड इट वाज नॉट प्लान। और ये वाली जो भगवत गीता है ये हमेशा साथ में रखती हूँ, इसे पॉकेट साइज भगवत गीता, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये दी थी कि रोज एक पाठ भगवत गीता का करो। अभी वैसे भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ी महिमा है भगवत गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। और जो भी एक भी गीता का श्लोक अगर रोज करते हैं तो इस जन्म के और पिछले जन्म के जितने भी बुरे कर्म है वो ठाकुर जी नलिफाई कर देते हैं। तो ये दिस हैज जस्ट बीन अ पार्ट ऑफ माय एवरीडे लाइफ, एंड देन सडनली कृष्णा इंस्पायर्ड मी टू टेक दैट आउट, एंड देन लाइक अ ट्रू what do you call a champion of cause, I said, फिर सब मैंने भगवत गीता दिखाई और गीता प्रेस की गीता है ये, और महामंत्र दिखाया और ठाकुर जी के दर्शन सबको करवाए। तो इंटरनेशनल प्रेस के बहुत सारे लोग हैं जो पूछ भी रहे थे व्हाट इज दिस बुक। सो आई वाज टेलिंग देम कि जैसे आपकी बाइबल है, यू नो द बाइबल, एंड पीपल लाइक या आई सेड दिस इज इंडियाज scripture, this is the Bhagavad Gita, and then they said I will look it up. So imagine कि कैंस के रेड कार्पेट में भी अगर एक भी इंसान, एक भी ह्यूमन बीइंग हमारे हिंदू धर्म के बारे में समझे, सीखे, और सोचो कितनी बड़ी बात है जब पूरे के पूरे वैष्णव समाज में जितने भी सनातनी हैं पूरी दुनिया में
उन सब का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये हमारे चिन्ह है, ये वैष्णवों के चिन्ह हैं जो रोज कंठी माला धारण करते हैं, जो जपमाला लेकर चलते हैं, जो काउंटर लेकर चलते हैं, जो भगवद गीता का पाठ करते हैं, जो ठाकुर जी का नाम रोज अध्ययन करते हैं और कहते हैं। तो ये उन सब के लिए है। तो आरती क्षेत्रपाल नहीं, दिस इज कृष्णाज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सनातन धर्म रिप्रेजेंटेशन। मुझे बस ठाकुर जी ने एक निमित्त बनाया है, और अगर जब भगवान किसी को वो निमित्त बनाते हैं तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर इट बैक टू हिम। कान के रेड कार्पेट पर गीता और कृष्ण भक्ति का मंचन, ये शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आरती क्षेत्रपाल ने ये मुमकिन कर दिखाया। आरती, ग्रैमी नॉमिनेटेड साउंड्स ऑफ कुंभ से कान की यात्रा, किस तरह से इसको देखती हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? आप यकीन नहीं मारोगे, कुंभ मेला में मैं अकेले गई थी और मैंने कहा भगवान अकेले जा रही हूँ कुंभ के मेले में, कोई खोएगा जाएगा पता नहीं क्या होगा। और वहां पे ठाकुर जी की कृपा से 3 बार मैंने 108 बार डुबकी लगाई। और मैंने कहा कि ठाकुर जी अब मेरी हर एक बार जब डुबकी लगाई थी तो मैं एक अपना विश मैनिफेस्ट करती थी। यू विल नॉट बिलीव इट, आई डिड नॉट हैव 108 विशेस टू कंप्लीट, एंड देन आई वाज लाइक फॉर द इंडियंस, फॉर आवर सेंट्स, फॉर द मदर्स, फॉर द फादर्स, फॉर आवर सोल्जर्स। मतलब इतना होता गया। और मैंने कहा कि भगवान अभी 108 बार आप जब डुबकी लगवा चुके हो मुझसे, अब आप ही को मैं अर्पित करती हूँ ये। और उसी से साउंड्स ऑफ कुंभ एक एल्बम है जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुई, उसमें भी बालकृष्णा पर एक गाना है। उस गीत में ठाकुर जी ने मुझे फीचर दिया और वो ग्रैमी में नॉमिनेट हुई। तो ग्रैमी में भी इसी साल जनवरी में जब हम गए तो यही किया कि कृष्णाय अर्पणमस्तु, आप ही का परचम लहराना है। एक देवी कृष्णा पहने थे गले में, अभी कंठी के साथ साथ एक देवी कृष्णा चैरियट एक धारण कर रहे थे, वो चैरियट पे बैठे हुए थे। और मेरा एक और रेड कार्पेट लुक बचा है जहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। उस पर एक पटका है जो मैंने पहनूंगी नहीं, बट वो मंदिर में पटके की तरह और मंदिर में एक तोरण की तरह हम रख सकते हैं। तो ठाकुर जी की अलग अलग लीलाएं हैं, वो अभी धारण होनी बाकी है, वो दुनिया को ठाकुर जी के दर्शन करवाना बाकी है। एंड बहुत सारे यहाँ पर इंडियंस हैं जिनको देख के अच्छा लगता है जब वो चंदन पहन कर आते हैं, जब वो कंठी पहनते हैं, जब वो हनुमान जी का लॉकेट पहनते हैं, तो हमको सच में लगता है कि भारत का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से हो रहा है। और ये सब वही चिन्ह हैं जो हम सबको बहुत ही प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए, शोकेस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज हू वी आर। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। आरती क्षेत्रपाल एक कलाकार, एक गायिका, आरती क्षेत्रपाल एक कृष्ण भक्त, कौन ज्यादा आपकी मजबूत पहचान है? कृष्ण भक्त। भक्ति भी मैं सीख रही हूँ, ठाकुर जी की कृपा से भक्ति होती है। भक्त बोलना अपने आप में बहुत इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। आई एम लर्निंग टू बी अ डेवोटी, नोबडी इज एवर अ डेवोटी। भक्त तो मीरा जी हैं, भक्त तो सूरदास जी हैं, भक्त तो कबीर दास जी हैं, भक्त तो प्रेमानंद महाराज जी हैं, भक्त तो राजेंद्र दास जी हैं। हमारी कुछ औकात ही नहीं है। 2 लाइन, जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं भारत का युवा जो है वो भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर रहा है और आध्यात्म के जरिए उस शांति की खोज कर रहा है, जिसकी झलक हमने आपके कॉन्सर्ट्स में भी देखी। 2 लाइन उस सुर की, उन शब्दों की जो आज युवाओं को और हर वर्ग के, सिर्फ युवा क्यों, हर वर्ग के लोगों को, भक्तों को, भारतीयों को जोड़ रही है, बांध रही है। तो एक बहुत ही सुंदर गीत है जो अभी रिलीज होने वाला है। अगर ठाकुर जी की कृपा हुई तो शायद कैन्स में ही रिलीज हो जाए। वो अभी रिलीज होने वाला है, श्री कृष्ण पर नहीं, श्री राम जी पर है वो, श्री सीताराम पर। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। तो एक बहुत ही फेमस सिंगर है जिनके साथ ये किया, उनको आप भी गाओगे? कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत खूबसूरत, अद्भुत। यकीनन भारतीय संस्कृति की, भारतीय धुनों की और कृष्ण की यही शक्ति है कि वो किसी को भी अपने साथ जोड़ लेती है। और आज सीमाओं को पार करते हुए भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच पर जिस तरह से प्रस्तुत की गई, यकीनन ये तस्वीरें और ये आवाज हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हो गई है।